हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र है ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अर्थव्यवस्था में दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के क्लास 10th के संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन लोग के पास शेयर भी करना ना भूले, यानी उन लोग के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे देखिए, हम लोग अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ये पूछा है 2014 में क्वेश्चन, ठीक है। तो 2008 से 2009 के अनुसार भारत के एक व्यक्ति की आय लगभग 25,494 रुपया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता पूर्व का मतलब स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी। क्या थी जी? कृषि प्रधान। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, अगला है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी जी? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, अगला है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या किया? दोहन भी किया और शोषण भी किया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? बढ़ता गया, स्थिर, या घटता, या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा घटता गया। आज़ादी के बाद भारत का प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। तो कृषि में क्या हुई? गिरावट आती गई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है 14 में, 18 में और 19 में। तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी पूरक का मतलब उल्टा कह सकते हैं चाहे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है? अंतर है या कोई अंतर नहीं है? कभी अंतर भी और कभी नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, ठीक है। विकास को वृद्धि के स्थान पर और वृद्धि को विकास के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास है। तो सतत विकास क्या होता है जी? कि अपने तथा आने वाली संतति का केवल, या केवल अपना, केवल दूसरों का, या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सतत विकास की अपने तथा आने वाली संतति का केवल, ठीक है। सतत विकास किसे कहते हैं? जिसमें अपनी ही पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। माने आने वाली पीढ़ी को भी विकास की ऐसा विकास होता है कि जिसमें अपना ही पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, ठीक है। तो मानसिक रूप से पाता है, शारीरिक रूप से, या बौद्धिक रूप से, या उपयुक्त तीनों? तो इसका आंसर होगा तीनों। देखिए, आप आय किसे कहेंगे? इनकम, ठीक है। आय किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से काम करके, या अपनी बुद्धि से काम करके, या अपने मानसिक तौर तरीके से काम करके रुपया, पैसा, या कोई धन, ठीक है, प्राप्त करता है, उसी को हम आय कहते हैं। आगे देखिए, अगला है
कि श्रम का परिश्रमिक क्या होता है। तो श्रम का परिश्रमिक जो होता है वो मजदूरी होता है। क्या होता है जी? मजदूरी। मजदूर लोग क्या करते हैं? मजदूरी मांगते हैं, ठीक है। यही अगर कोई महाजन होगा वो क्या कहेगा कि शुद्ध मांगेगा, शुद्ध ब्याज, ठीक है। कोई टैक्स वाला होगा वो कर मांगेगा कि हमको टैक्स दीजिए। बाकी सब कुछ वही होता है, ये रुपये पैसे, बाकी कहने का मतलब अलग अलग हो जाता है। आगे देखिए, अगला है कि पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है। तो पूंजी का परिश्रमिक होता है लाभ। लाभ क्या होता है जी? लाभ नहीं होता है इसका। पूंजी का परिश्रमिक कह सकते हैं ब्याज। क्या कह सकते हैं? ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि भूमि का परिश्रमिक क्या होता है। तो भूमि का परिश्रमिक जो होता है वो लगान के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, लगान। आगे देखिए, अगला है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यह कथन किसका है? तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इस कथन है रैगनर नर्क्स का। किनका है जी? रैगनर नर्क्स का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है। तो विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। आगे देखिए, अगला है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है। तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन में खर्च किए गए का अंतर कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, NNP। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग को, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, या केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, या सभी, यानी आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष क्या था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था 1868 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। और बताया था कि प्रति व्यक्ति आय साल भर के प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपया, ठीक है। क्या है जी? 20 रुपये बताया था। आगे देखिए, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपया। क्या थी जी? 20 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या होती है? यही है ना जी, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, या तीनों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तीनों होगा। क्या होगा? तीनों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। तब भारत की विश्व विकास रिपोर्ट जब निकाला था तब 2005 में, तब भारत की राष्ट्रीय आय थी $720। $720। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार के शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। किस जिले की? शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। आगे देखिए, अगला है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर को शामिल किया गया है। किसका? आय के। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था, जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है कितना प्रतिशत, मतलब रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2%। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो है सेवा क्षेत्र का। किसका है जी? सेवा क्षेत्र। आगे देखिए, अगला है कि उत्पादन एवं
आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वो सहज से भी, वैज्ञानिक से भी, व्यवहारिक से भी, यानी तीनों कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग, ठीक है, मुख्य अंग पूछा है ना जी, तो मुख्य अंग हो जाएगा कृषि, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि y बराबर सी प्लस आई फार्मूले को किसने बताया था? y बराबर सी प्लस आई फार्मूले को बताया था प्रोकेंस। कौन बताया था जी? प्रोकेंस। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय के का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कहाँ के है जी? गोवा का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान से एकदम याद ही कर लीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या हुआ था? भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO, ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।